हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 चावल की रोटियां कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 गुरु और चेला। चेला यानी शिष्य। बहुत ही अच्छी कहानी को, मज़ेदार कहानी को कविता के रूप में लिखा गया है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। धेला यानी पैसा। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। यानी एक गुरु और चेला घूमने निकले और एक नगर में पहुँचे जो बहुत ही सुंदर था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन मिली। ग्वालिन यानी कि जो मिल्क वुमन होती है वो गगरी लेकर जा रही थी। तो उससे राजा ने पूछा कि ये कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है कि जिसका नगरी इतना सुंदर है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ग्वालिन कहती है कि ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा है अनबुझ। राजा का नाम है अनबुझ। और यहाँ टके सेर भाजी भी है और टके सेर खाजा यानी भाजी यानी सब्जी, खाजा यानी मिठाई। दोनों का भाव एक ही है। टका यानी पहले के ज़माने का पैसा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। जब गुरु ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ख़राब नगरी है, यहाँ किसी भी पल में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, मुसीबत हो सकता है। क्योंकि जहाँ के राजा का शासन ऐसा है कि सब्जी भी टके सेर है और मिठाई भी टके सेर, तो उस राजा के शासन में रहना सही नहीं है, कभी भी मुसीबत आ सकती है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। अब गुरु ने तो कह दिया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, लेकिन चेला नहीं माना। उसको मजा आ गया कि वाह ये तो बहुत अच्छी नगरी है जहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है। तो गुरु ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, इसलिए गुरु को विवश होकर अकेले लौट जाना पड़ा। और चेला क्या सोच रहा था कि यहाँ मैं रह के खूब मिठाई और अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊंगा और मोटा हो जाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। हाट यानी बाजार। पहले दिन चेला जो था वो बाजार देखने गया तो उसने वही चीज़ देखा कि हर एक चीज़ टके सेर मिल रही है। टके यानी एक टके में एक सेर। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब वहाँ मलाई रबड़ी भी टके सेर ही मिलती थी, तो रोज़ वो रबड़ी और मलाई ही खाता था। अब आगे क्या हुआ, कहानी अब शुरू होती है। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। एक दिन बहुत ज़ोरदार बरसात आई, बादल गरजने लगे और बहुत ज़ोरदार बरसात हुई। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। अब बहुत तेज बारिश के कारण राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा वहाँ पहुँचे मुआयना करने और तुरंत संतरी को बुला के, यानी जो पहरेदार होता है उसको बुलाकर और डांटा कि यह दीवार कैसे गिरी, किसने गिराया इसे। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। अब संतरी बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये दीवार कमज़ोर ही बनी थी, बहुत मोटी दीवार नहीं थी, इसीलिए ये गिर गई। आप भी जानते हैं कि बहुत पुरानी बहुत जर्जर दीवार हो तो बरसात के दिनों में गिर जाती है। मकान भी बड़े बड़े जो पुराने होते हैं वो गिर जाते हैं। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य।
बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। अब संतरी कहता है कि ये तो कारीगर की गलती है, यानी जिसने ये दीवार बनाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सुनकर राजा ने तुरंत कारीगर को बुलवाया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अब राजा कारीगर को बुला के कहते हैं कि इसको सजा दो, इसको मौत दो, क्योंकि इसकी गलती है। तो कारीगर तुरंत बोलता है बिना देर किए कि इसमें मेरी कोई भी खता, कोई भी गलती नहीं है। अब कारीगर किसके ऊपर गलती डालता है? यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब कारीगर किसका नाम लेता है? भिश्ती का, कि ये भिश्ती की गलती। भिश्ती देखिए नीचे ये बना हुआ है ना, इसको भिश्ती बोलते थे। ये एक चमड़े का बना हुआ थैला लिए रहते थे जिसमें पानी भरा होता था और ये पानी देने जाते थे। जैसे आजकल के ज़माने में वाटर टैंक होते हैं ना पानी सप्लाई के लिए, वैसे ये भिश्ती पहले सबको पानी देने जाते थे। तो कारीगर बोलता है कि उसने पानी ज़्यादा डाल के गीला कर दिया था, जो मसाला था सीमेंट था उसे गीला कर दिया था, जिसकी वजह से कि दीवार कमज़ोर बन गई। अब ये सुन के राजा ने कहा कि भिश्ती को बुलाकर उसे फांसी पे चढ़ा दो। ये देखिए ये राजा का न्याय। क्या ऐसा शासन होना चाहिए? चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। अब भिश्ती जब आता है, सबको पता है कि राजा कैसा है, तुरंत फांसी दे देगा, इसलिए भिश्ती भी आया तो उसने भी क्या कहा कि मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है? जिसने मशक बनाया। मशक यानी ये जो चमड़े का थैला उसने लटकाया है ना, उसको मशक बोलते हैं। वो बोला उसने मशक ही ऐसा बनाया था कि उसमें ज़्यादा पानी आ गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया। ये देखिए ये भी कोई बहाना है, लेकिन जैसा राजा वैसी प्रजा। अब राजा मशक वाले को बुलाता है। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। अब जब मशक वाला आया तो उसने किसका गलती दिया? मंत्री का, कि ये मंत्री की गलती है। अब मंत्री की गलती कैसे है देखते हैं। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती बीरानी। अब वो बोलता है कि मंत्री ने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, इसलिए मैंने बड़ा मशक बना दिया, मैंने चमड़ा जरा भी नहीं चुराया और मैंने बड़ा मशक बना दिया जिसमें कि खूब ज़्यादा पानी समा जाता है। अब राजा मंत्री को बुलाते हैं। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। लो अब मंत्री को फांसी चढ़ाने का हुक्म हो गया। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। बेचारा मंत्री फंस गया, जल्लाद उसको तुरंत फांसी पे चढ़ाने ले गए। न कोई बहस, न कोई सबूत, न कोई जिरह, सीधे फांसी चढ़ा दो। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। अब आप देख रहे हैं मंत्री कितना दुबला है, तो उसके गर्दन में फांसी का फंदा ही नहीं आया। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब देखिए राजा कैसा बेवकूफ़, वो बोलता है कि अब मंत्री की गर्दन पतली, इसको फांसी का फंदा नहीं आया, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसकी मोटी गर्दन हो और उसको फांसी पे चढ़ा दो। यानी बिना कसूर के, बिना किसी बात के किसी को भी पकड़ के फांसी पे चढ़ा दो, ये ऐसा राजा। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब जब पहरेदार मोटी गर्दन वाले को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें कौन मिल जाता है? चेला, जो कि रबड़ी मलाई हलवा सब खा खा के मोटा हो गया है। तो संतरी उससे बोलता है कि चलिए राज दरबार में, महाराज ने आपको न्योता भिजवाया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। पहले तो चेला बहुत खुश हो गया कि मुझे राज दरबार में बुलाया गया है, तो ज़रूर खाने के लिए बुलाया गया, तो आज मैं अकेले
खूब खाऊंगा। मगर जब पहुंचता है वहाँ तो देखता है वहाँ तो माजरा ही कुछ और होता है। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। अब इसकी मोटी गर्दन है इसलिए इसको फांसी पर चढ़ा दो। ये सुन के चेला कहता है कि मेरी गलती तो मुझे बताइए, मैंने किया क्या है। तो राजा उससे क्या कहता है कि बस चुप रहो, बकबक मत करो, मेरी आज्ञा है इसलिए तुमको फांसी मिलेगी। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब चेला चालाक था इसलिए उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन पहले मुझे मेरे गुरु के दर्शन करने हैं, उनको आप बुला दीजिए, उसके बाद मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब गुरुजी आए तो उनका चेला रोता हुआ खड़ा था क्योंकि मरने के लिए वो तो मुसीबत में फंस गया था, मरने ही वाला था। गुरुजी सब समझ गए, उन्होंने उसे तुरंत बुलाया और उसके कान में कुछ मंत्र बोला। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब गुरु के कान में कुछ कहते ही गुरु और चेला आपस में झगड़ने लगे दोनों। किस बात पे? गुरु कहते कि पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा और चेला कहता नहीं फांसी पर मैं चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। दोनों इतना झगड़ा करने लगे कि एक दूसरे से हटाए नहीं हट रहे थे, लोग उनको खींच रहे थे लेकिन वो एक दूसरे से छूट नहीं रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो गुरु ने बताया फिर कि क्यों ये दोनों लड़ रहे हैं, क्यों हम दोनों लड़ रहे हैं फांसी पे चढ़ने के लिए। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। अब देखिए गुरु तो गुरु होता है। गुरु इतने चालाक थे, उन्होंने कहा कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये इतना बढ़िया मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वो पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरे संसार पे उसका राज्य होगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब राजा कहता है गुरु का बात तो झूठा नहीं हो सकता, तो ये सच बात है अगर, तो सबसे पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा। देखिए ये बेवकूफ़ राजा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब इतना कह के राजा फांसी पर चढ़ गया, और राजा जब फांसी पर चढ़ गया, मर गया, तो प्रजा इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि हर घर घर में बाजा बजा लोग नाचे ने गाने लगे, क्योंकि आज मूर्ख राजा मरा था। और मूर्ख राजा के मरने की वजह से जो उसकी मूर्खता का शासन था, जो नियम था, वो भी ख़त्म हो गया था। तो देखिए इसीलिए आपने पढ़ा कविता कितनी मज़ेदार कविता थी, लेकिन मज़ेदार के साथ साथ इसमें यह शिक्षा भी है कि जो शासन करता है, जो राजा होता है, जो लीडर होता है, उसका समझदार होना कितना ज़रूरी होता है। अगर वो मूर्ख होगा तो वो ऐसे ही नियम कानून लाके पूरी प्रजा को बर्बादी की तरफ ले जाएगा, है ना। तो ये सोहन लाल द्विवेदी जो कि बहुत ही बढ़िया लेखक हैं हिंदी के, उन्होंने ये कविता लिखी है। और हिंदी में सेम यही जो कहानी है उसको लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि हिंदी के बहुत ही अच्छे और बहुत ही विद्वान लेखक हैं, उन्होंने एक नाटक भी लिखा है जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज आपको ये कविता पढ़नी है और मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, मज़ा भी आया होगा, और जो इसकी शिक्षा है वो ज़रूर समझनी है, इसकी सीख को समझना ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू, बाय बच्चों।